नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे धमाकेदार और विश्वसनीय बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं विजय जुलूस में दिखे पूर्व सांसद की दो दर्द। दरअसल इन साहब ने अपने इलाके में ढहाया बीजेपी का किला, पंचायत चुनाव में बहुमत के बावजूद बना डाला कांग्रेस का प्रधान। तो निकाय चुनाव में इनके नेतृत्व में पार्टी ने हासिल की ऐतिहासिक जीत, लेकिन निकाय चुनाव में प्रत्याशी के प्रचार के दौरान कमर में ले बैठे गंभीर चोट। ऐसे में विजय जुलूस में कमर दर्द के साथ छलका एक और दर्द। काश विधानसभा चुनाव में खुद के माथे बंध जाता जीत का सहरा, तो आज कुछ और होती बात और संभवतः वरिष्ठता के आधार पर मिलता मंत्री पद। हालांकि पत्नी और समधन को प्रधान बनाकर उन्होंने मजबूत कर लिए अपने हाथ, लेकिन फिर भी दर्द है कि छलकता है। दर्द दो तरीके गए, कमर का दर्द और एक दिल का दर्द। दिल का दर्द इस बात को लेकर कि अगर विधानसभा चुनाव जीतता तो शायद आज मंत्री हो, और विजय जुलूस के अंदर ये दो तरीके का पूर्व सांसद का दर्द दिखाई दिया। दरअसल इन साहब ने अपने इलाके में ढहाया बीजेपी का किला, पंचायत चुनाव में बहुमत के बावजूद बना डाला कांग्रेस का प्रधान, और निकाय चुनाव में इनके नेतृत्व में पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। लेकिन निकाय चुनाव में प्रत्याशी के प्रचार के दौरान इनको चोट आई, गंभीर चोट आई कमर के अंदर। ऐसे में विजयी जुलूस निकाला गया। कमर दर्द के बाद एक और दर्द छलक गया और सोचा कि काश विधानसभा चुनाव में खुद के माथे बंध जाता जीत का सहरा, तो आज कुछ और होती बात, क्योंकि वरिष्ठता के आधार पर इनको मंत्री पद मिल सकता। हालांकि अब पत्नी और समधन को प्रधान बनाकर इन्होंने अपने हाथों को मजबूत अपने इलाके में जरूर कर लिया। वहीं वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव से पहले जमने लगी है रंगत। बीजेपी और कांग्रेस की दावेदार बैठाने लगे जुगाड़। प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जोड़े जा रहे कनेक्शन। कांग्रेस की तरफ से दिवंगत गजेंद्र सिंह की पत्नी और बड़े भाई दावेदार, साथ ही कांग्रेस नेता भीम सिंह चुंडावत भी दावेदार है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ चुके उदयलाल दावेदार हैं। हालांकि बीजेपी के कुछ और लोग भी दावेदारी जता रहे हैं। आपको बता दें कि वल्लभनगर में विधायक की मौत के बाद, गजेंद्र शेखावत की मौत के बाद यह सीट खाली हुई। बाई इलेक्शन होना है, उपचुनाव होना है, और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही कमर कस ली और दोनों से ही जो दावेदार हैं वो अपना जुगाड़ लगाने में लग गए। ऐसे में प्रदेश से लेकर दिल्ली तक वो अपने कनेक्शन को जोड़ने में लगे हुए हैं ताकि किसी तरह से टिकट मिल जाए। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से दिवंगत गजेंद्र सिंह की पत्नी और बड़े भाई अपनी दावेदारी जता रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस नेता भीम सिंह चुंडावत भी दावेदारी जता रहे हैं। दूसरी तरफ बात बीजेपी के कर देते हैं। बीजेपी 2018 में सीट हार गई, लेकिन अब वो बाई इलेक्शन में जीतना चाहती है। उदयलाल को दावेदार माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी के कुछ और भी लोग दावेदारी जता रहे हैं। और अब बात करते हैं रामलाल रामपाल एक हो जाए तो सहाड़ा जीत जाएंगे। कांग्रेस के प्रवेशक ने पीसीसी को दी अपनी रिपोर्ट और यही बात पहुंचाई गई अजय माकन तक भी। भीलवाड़ा की सियासत में दो कांग्रेस नेताओं का जलवा है। एक है रामलाल जाट और दूसरे हैं रामपाल शर्मा। यानी कि राम राम अगर एक साथ हो जाए तो फिर किस तरीके से कांग्रेस वहां जीत सकती है, ये फॉर्मूला सामने आया और ये रिपोर्ट तैयार की गई है प्रवेशक की तरफ से। इस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद पीसीसी को भेज दिया गया और ये बात अजय माकन तक भी पहुंचाई गई। कहा गया कि भीलवाड़ा की सियासत में अगर दो कांग्रेस नेता एक साथ आ जाए, यानी कि रामलाल जाट और रामपाल शर्मा, तो फिर कांग्रेस जीत सकती। और अब बात करते हैं सचिन पायलट के बयान। किसान महासभा की सभा की भीड़ को लेकर अलग अलग सूत्रों के अलग अलग आकलन सामने आ रही हैं। हालांकि सचिन जहां भी सभा कर रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं, वहां भीड़ के जरिए राजनीतिक जमीन को परखने की कोशिश की जा रही है। एक आकलन के मुताबिक 10 से 12 हजार लोगों की भीड़ वहां पर थी। दूसरा आकलन कहता है कि नहीं, 13 से 14 हजार के आसपास के लोग वहां मौजूद थे। वहीं बात एक और आकलन की करते हैं जो कि पायलट कैंप की तरफ से किया गया। पायलट कैंप की तरफ से कहा गया कि 20,000 की भीड़ वहां पर मौजूद थी, लेकिन भीड़ के अलावा बड़ी संख्या में गाड़ियां भी वहां पर मौजूद थी। लेकिन इसके साथ एक और संयोग वहां जुड़ता है, और संयोग क्या है कि दरअसल सभा स्थल के पास ही
फतेहगिरी महाराज का निशुल्क भोजन भंडारा चल रहा है। भंडारा में खाना खाकर लोग सीधे सभा में पहुंच रहे थे, यानी कि पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। इस प्रकार भंडारा एक तरफ से कन्वर्ट हो गया किसान महासभा में। अलबत्ता भंडारे और किसान सभा की भीड़ का अलग अलग आकलन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन कुल मिलाकर आज की सभा ठीक ठाक रही, ये कहा जा सकता है। और अब बात करते हैं जयपुर से नरेश शर्मा की रिपोर्ट की। दरअसल राहुल की यात्रा को लेकर गहलोत और पायलट दोनों खेमों के अंदर उत्सुकता है, एक्साइटमेंट है, और दोनों ही जानना चाहते हैं कि आखिर कौन कौन बैठेगा राहुल के ट्रैक्टर पर, क्योंकि किसान रैली को वो संबोधित भी करेंगे, उसका हिस्सा भी बनेंगे। तो हर कोई ये जानना चाह रहा है कि जिस ट्रैक्टर पर सवार राहुल गांधी होंगे उस पर कौन कौन बैठेगा, किस किस नेता को राहुल के मंच पर जगह मिलेगी जहां से वो संबोधित करेंगे, ये भी सवाल घूम रहा है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की इसी पर निगाहें टिकी रहेंगी। मंच पर गहलोत, माकन और पायलट के साथ होने वाले संवाद पर भी हर किसी की नजरें टिकी रहेंगी। हालांकि पूरे तौर पर यह गहलोत और माकन का शो होगा। पीसीसी चीफ के नाते डोटासरा भी मंच पर मौजूद रहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा उत्सुकता रहेगी पायलट को लेकर, पायलट की राहुल गांधी से बातचीत को लेकर, राहुल के साथ पायलट के होने वाले संभावित संवाद को लेकर जिज्ञासा रहेगी। अलबत्ता आलाकमान और माकन के रूप में देखते हुए पायलट की हर कार्यक्रम में मौजूद वो रह रहे हैं, और 4 माह पहले खुली बगावत करने के बावजूद भी अब राहुल के साथ पायलट की मंच पर मौजूदगी गहलोत समर्थक 102 विधायकों की आंखों की किरकिरी बनी है। इस सारे घटनाक्रम को अगर देखें तो एक राजनीतिक प्रेक्षक ने एक टिप्पणी क्या की, ये जरा सुनिए। उन्होंने कहा कि बागी विधायकों की घर वापसी के आलाकमान के एक गलत फैसले ने, बागी विधायकों के घर वापसी के आलाकमान के एक गलत फैसले ने अगले 3 सालों के लिए कर दिया सब कुछ उल्टा पुल्टा, क्योंकि अब गुड गवर्नेंस की बजाय पायलट कैंप को हैंडल करना बन गई है गहलोत सरकार की प्राथमिकता। वहीं राहुल गांधी के प्रदेश दौरे से जुड़ी तैयारियां। दरअसल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का प्रदेश दौरा कल दोपहर 2:55 पर होंगे दिल्ली से रवाना। 4 बजे के आसपास वो किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और किशनगढ़ से वो मकराना जाएंगे। मकराना से सालासर जाने का उनका कार्यक्रम है। सालासर में रात्रि विश्राम कर 11 फरवरी को सुबह सूरतगढ़ जाएंगे। सूरतगढ़ से दोपहर 2 बजे पीलीबंगा के लिए वो रवाना हो, और पीलीबंगा से शाम 4:30 बजे गोलूवाला हनुमानगढ़ वो पहुंचेंगे। पदमपुर में सभा स्थल का जायजा लेकर रात्रि विश्राम करेंगे श्री गंगानगर के अंदर, यानी कि वो बाकायदा तैयारियां देखेंगे कि जब राहुल गांधी पहुंचेंगे कार्यक्रम के लिए तो इन इलाकों के जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हैं सबको क्यों ना चार्ज किया जाए। लेकिन बात करते हैं उस रणनीति की जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आखिर रणनीति हो गई थी। महज 20 घंटों में टूट गई कांग्रेस के पार्षदों की एकता। पार्टी के काम नहीं आई, प्री बोर्ड बैठक में बनाई रणनीति। बोर्ड बैठक में पार्षदों और डिप्टी मेयर ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, जबकि प्री बोर्ड बैठक में दिया गया था संदेश। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने एकजुट रहने का संदेश दिया, लेकिन आज बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के दौरान भी बैठक को साधने में नाकाम रहे वरिष्ठ पार्षद, और ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जो रणनीति बनाई गई महज 20 घंटों में ही वो कांग्रेस के पार्षदों की एकता टूटती हुई नजर। बात निगम की हो रही है तो गुलाब की महक निगम के गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल लाखों रुपए खर्च कर निगम के अधिकारी गुलाब की महक का मजा ले रहे हैं। गुलाब की महक पर हर साल की बात की जाए तो निगम लाखों रुपए खर्च कर रहा है। ग्रेटर नगर निगम की बात करते हैं, जहां हर साल गुलाब के फूल आते हैं और इन गुलाब के फूलों का मूल्य रहता है लगभग 7 लाख रुपए से ज्यादा। ये सालाना है दरअसल, यानी कि एक साल में 7 लाख रुपए से ज्यादा गुलाब के फूल आ जाते हैं। अब इसको प्रतिमाह समझने की कोशिश कीजिए, यानी कि हर महीने निगम फूलों की महक लेने में ही सिर्फ 60,000 रुपए के करीब खर्च करते हैं। आपने सुना होगा कि आग में तपकर सोना निखर गया। सचमुच आग में जलकर ही सामने आई असलियत।
उदयपुर जिले में शहर विकास की जिम्मेदारी 2 संस्थाओं का सच। नगर विकास प्रन्यास और नगर निगम परिसरों में पिछले दिनों आग लगी थी। दोनों ही जिम्मेदार संस्थानों में नहीं थे फायर फाइटिंग के उचित प्रबंध। ऐसे में प्रन्यास में जला पुराना रिकॉर्ड तो निगम में जल गया पुराना फर्नीचर। भले ही जिम्मेदारों के लिहाज से जलने वाली वस्तुएं नाकारा थी, किसी काम की नहीं। जिले के सियासी गलियारों में जिम्मेदार सवाल उठा रहे हैं कि अधिकारियों की कार्यशैली क्या वाकई में इतनी लचर हो चली है कि फायर फाइटिंग सिस्टम तक वहां पर नहीं थी और तब कर सोना चलता है। यहां तब कर हकीकत सामने आई। आपने कहावत सुनी होगी कि जब बुलाए 3 आ गए 13। आज मधोशी महकमे के अफसरों के लिए बन गई असहज स्थिति। पहले तो जिलों के साहब अपने कक्ष में सोच रहे थे मीटिंग लेना, लेकिन फिर पता चला कि मुखिया जी भी मीटिंग के अंदर आए। तो ऐन वक्त पर मीटिंग कक्ष में बुलाई गई मीटिंग में शामिल होने पहुंच गए करीब 100 लाइसेंसी, जबकि हॉल की सिटिंग क्षमता ही सिर्फ 30 है। तो फिर 70 का क्या होगा? वो 70 हॉल के बाहर ही मंडराते रहे। पूरा हॉल एक बिल्डिंग में मौजूद एक अन्य विभाग के अफसर ने टिप्पणी कर दी और कहा कि हजारों करोड़ कमाने वाला महकमा अपने कुबेरों के लिए बैठने की सीट तक नहीं दे पाया। और बात करते हैं उन महाराज की जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो क्विक डिसीजन लेते थे, यानी कि तेजी से फैसले लेते थे, तुरंत फैसले लेते थे। विश्वेंद्र सिंह को मिस कर रहा देवस्थान विभाग। विश्वेंद्र की बर्खास्तगी के बाद विभाग अभी तक नहीं लौटा पटरी पर। न किराया नीति आई, न ही अतिक्रमण हटाए देवस्थान संपत्तियों से। क्या सरकार अब प्राथमिकता से निपटाएगी देवस्थान के पेंडिंग मसले? ये सवाल तो है, लेकिन महाराज को मिस भी किया जा रहा है। आयुर्वेद को इंतजार, क्योंकि आखिर सवाल यह है कि कब खोलेंगे 550 आयुर्वेद नर्सिस की भर्ती की पिटारी। बात आयुर्वेद विभाग की नर्सिस भर्ती से जुड़ी है। 550 आयुर्वेद नर्सिस की भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होने के संकेत हैं। आयुष नर्सिस महासंघ की मुहिम रंग ला रही है। करीब 9 माह से नियुक्ति की आस लगाए बैठे बेरोजगार नर्सिस। आयुष नर्सिस महासंघ अब भर्ती को लेकर सक्रिय हो चुका है, लेकिन सक्रिय होने के साथ क्या वो समय भी आ जाएगा जब भर्तियां मिलेंगी? ये कहना थोड़ा मुश्किल। और अब बात करते हैं उस सवाल की जिसने एक और सवाल को जन्म दिया कि ये कैसी पार्टी और कैसा अनुशासन। सरकार का बजट और पायलट के राजनीतिक कार्यक्रम एक ही दिन। 17 फरवरी का दिन काफी अहम रहेगा कांग्रेस की राजनीति में। इसी दिन मुख्यमंत्री गहलोत विधानसभा में बजट पेश करेंगे और इसी दिन सचिन पायलट का कोट खावदा में कार्यक्रम प्रस्तावित। राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण और देव नारायण भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। ऐसे में पायलट समर्थक विधायकों का इस कार्यक्रम में जाना प्रस्तावित है, लेकिन संभवतः इस टकराहट को टालने का प्रयास हो रहा है, कोशिश हो रही है। सचिन पायलट 17 फरवरी के कार्यक्रम में कर सकते हैं बदलाव। 17 के बजाय 19 फरवरी को हो सकता है कोट खावदा का कार्यक्रम। चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी करा रहे कार्यक्रम का आयोजन। शायद आज पायलट ने सोलंकी को कह दिया कार्यक्रम आगे खिसकाने के लिए, ताकि बजट के दिन शक्ति प्रदर्शन का गलत मैसेज ना जाए कांग्रेस में। और अब बात करते हैं डिस्कॉम की। सवाल यह है कि क्या निजीकरण की राह पर आगे बढ़ेगी राजस्थान डिस्कॉम? विद्युत भवन के गलियारों में आज एक बार फिर से शुरू हुई बड़ी चर्चा। फ्रेंचाइजी, पीपीपी और एमबीसी मॉडल पर अन्य शहरों में बिजली के अघोषित निजीकरण पर मंथन। तीनों डिस्कॉम के एमडी को सौंपी गई निजीकरण को लेकर पेपर वर्क की जिम्मेदारी। फिलहाल प्रदेश में अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर ये वो 4 शहर हैं जहां फ्रेंचाइजी मॉडल पर निजी कंपनियां अभी भी वर्तमान में काम कर रही हैं। इसके अलावा भरतपुर और भीलवाड़ा में एमबीसी मॉडल पर बिजली सेवाएं दी जा रही हैं। बाकी शहरों के लिए भी इन मॉडल पर मंथन करने की जिम्मेदारी दे दी गई। और अब बात करते हैं उन दागी कुलपति की जिनको वीसी सर्च कमेटी में सदस्य बना दिया। मामला अजमेर की महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में कुलपति सर्च कमेटी का है। सर्च कमेटी में यूजीसी की तरफ से नॉमिनी बनाए गए हैं प्रोफेसर राजेश सिंह। अब राजेश जी के बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। वर्तमान में राजेश हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति। राजेश इससे पहले
बिहार की पूर्णिया यूनिवर्सिटी में कुलपति पद पर थे और वहां वो विवादों में घिर गए। इसके बाद बिहार के लोकायुक्त ने राजेश सिंह की कुलपति काल में वित्तीय अनियमितताओं को माना था और इसके बाद बाकायदा 12 जनवरी 2021 को बिहार के राज्यपाल को कार्यवाही करने के लिए भी रिपोर्ट भेजी। राजेश के खिलाफ जांच के बावजूद यूजीसी ने बनाया सर्च कमेटी में नॉमिनी, और कमेटी में राज्यपाल की तरफ से नॉमिनी की बात की जाए तो एनआईटी सिक्किम के डायरेक्टर प्रोफेसर महेश चंद्र गोविल। सरकार के नॉमिनी की बात की जाए तो सरकार के नॉमिनी है प्रोफेसर पीएस वर्मा। बीओएम नॉमिनी की बात की जाए तो वो है प्रोफेसर जेपी यादव। और इस कथित अनियमितता पर क्या राज्यपाल कलराज मिश्र कोई संज्ञान लेंगे, ये सवाल। और अब बात करते हैं भारतीय शेयर बाजार की, जिसमें उछाल इस कदर की दुनिया में 7वें नंबर पर भारतीय शेयर बाजार पहुंच चुका है। भारतीय शेयर बाजारों का मार्केट कैप इस वक्त $2.7 ट्रिलियन के पार पहुंच चुका है। भारतीय शेयर बाजारों में एफपीआई की दिलचस्पी बढ़ी है। 1 जनवरी से एफपीआई भारतीय बाजारों में $2.5 अरब का निवेश कर चुके हैं। सऊदी अरब, कनाडा और जर्मनी के शेयर के मार्केट वैल्यूएशन को पार भारत कर चुका है। दुनिया के 7 बड़े शेयर बाजारों में यूरोप के 2 शेयर बाजार शामिल है और उनमें भारत। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में शराब पार्टी का मामला सामने आया। एमआरएस सेंटर पर की गई शराब पार्टी और एक नर्सिंग कर्मी का शराब पार्टी करते का वीडियो वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। अधीक्षक डॉक्टर एमके आसिरी ने तुरंत एक्शन लिया। नर्सिंग कर्मी को हटाने के साथ जांच की भी बात कही गई और कहा गया कि इस तरह की गतिविधियों वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तारीफ की। दरअसल मंत्रिमंडल के साथ ही किरण रिजिजू की तारीफ और कहा कि किरण जिसे छू ले वो युवा बन जाए। संसद भवन के अंदर जाते समय बोले गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह की बात के बाद मौजूद साथियों ने इस पर ठहाके भी लगाए। किरण रिजिजू के लिए उन्होंने कहा कि जो इनको छू ले, जिनको ये छू ले, वो युवा हो जाए। और बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में जल्द ही बन जाएगा संसदीय बोर्ड। जानकार सूत्रों ने इसके संकेत दिए हैं। पार्टी में संसदीय बोर्ड को लेकर गंभीरता से मंथन चल रहा है। महाराष्ट्र में पार्टी के किए बदलाव को इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर माना जा रहा है। नाना पटोले को प्रदेश अध्यक्ष के साथ 37 सदस्यों को एक साथ एक संसदीय बोर्ड बनाया गया। इसके बाद से ही केंद्रीय कमेटी में भी संसदीय बोर्ड बनाने की अटकलें शुरू हो चुकी हैं और सभी की रही सहमति तो केंद्रीय कमेटी में बन सकता है 9 सदस्यों का संसदीय बोर्ड। और बात करते हैं गुजरात राज्यसभा चुनाव की, जिसको लेकर कांग्रेस कंफ्यूज नजर आ रही है। कांग्रेस अभी तय नहीं कर पाई कि चुनाव लड़े या ना लड़े, क्योंकि दोनों सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी की जीत लगभग तय है। हालांकि पार्टी के कई नेताओं का यह भी मानना है कि स्थितियां चाहे जैसी भी रहें, जो भी रहें, कांग्रेस को उम्मीदवार घोषित करनी चाहिए। अहमद पटेल और अभय भारद्वाज के निधन से ये सीटें खाली हुई हैं। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 1 मार्च को मतदान होगा। गुजरात विधानसभा के गणित को जरा समझिए। 182 कुल सीटें और उनमें से 111 सीटें बीजेपी के पास हैं। वहीं देश के महत्वपूर्ण 5 राज्यों में चुनाव। फिलहाल चुनाव की तारीखों का नहीं हुआ औपचारिक ऐलान, फिर भी सभी पार्टियों के प्रमुखों ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी ने प्रमुख तौर पर असम और बंगाल में अपना फोकस बना रखा है। दूसरी तरफ बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस को तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में सफलता की उम्मीद है। पीएम मोदी बंगाल, असम का दौरा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक दक्षिण राज्यों की तरफ रुख नहीं किया। दूसरी तरफ राहुल गांधी तमिलनाडु और केरल का दौरा कर चुके हैं, लेकिन बंगाल, असम पर ज्यादा फोकस उन्होंने नहीं किया है। इस बीच गठबंधन की नाव पर बैठे दक्षिण राज्यों को पार करने की कोशिश में बीजेपी लगातार लगी। असम विधानसभा चुनाव में बहुकोणीय मुकाबला दिखाई देगा। अब की बार 4 मजबूत मोर्चे आजमाएंगे किस्मत। बीजेपी ने 3 मजबूत पार्टियों के साथ बनाया गठबंधन। कुल मिलाकर असम में गठबंधन का मुकाबला होगा गठबंधन से। चुनाव से पहले ही सभी पार्टियों ने अपनी अपनी पोजीशनिंग कर दी और चुनाव करीब आते देख कई सियासी घटनाक्रम भी यकीनन देखने को मिले। सवाल यह कि गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस में अब क्या भविष्य होगा, क्या फ्यूचर होगा? क्या कांग्रेस आजाद को किसी अन्य राज्य से राज्यसभा में एक बार फिर भेज देगी?
क्योंकि राज्यसभा में विपक्ष के नेता आजाद का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 15 फरवरी को आजाद का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। कांग्रेस आजाद की सदन में कराएगी वापसी या शांति से कर देगी ड्रॉ। वैसे आजाद ने पार्टी हाईकमान की इच्छा के विरुद्ध राज्यसभा में किया था समझौता। सरकार के साथ समझौता कर सदन की कार्यवाही चलने दी थी और 3 दिन तक बहस चली और प्रधानमंत्री ने बहस का जवाब भी दिया। ऐसे में गुलाम नबी आजाद पर रामदास अठावले का एक बड़ा बयान आया। अठावले ने कहा कि गुलाम नबी आजाद को फिर से राज्यसभा लाएंगे। इस लाइन से महत्वपूर्ण दूसरी लाइन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं लाई तो हम राज्यसभा में लाए। राज्यसभा से गुलाम नबी आजाद की विदाई हो रही है।